देखो बच्चों आज फिर देन विल बी स्टार्टिंग आउट विद आवर फर्स्ट चैप्टर बट before starting the first chapter I want to give you the basic gist about the first book. ठीक है ना, जो हमारा एनसीईआरटी बुक 1 है। तो जो एनसीईआरटी बुक 1 है ना, वो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है ना, जितने भी चैप्टर्स आपके बुक 1 में आते हैं, ठीक है, दे ऑल फॉल अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ना हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक आपका बेटे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, and the second one is whatever इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो देखो ना अगर हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बात करें तो ये ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, राइट। स्टैटिक मींस व्हाट, रेस्ट। डायनेमिक्स मींस व्हाट, मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस व्हाट, इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं बेटा इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रॉन इज इन स्टैटिक पोजीशन, दैट मींस द चार्ज इज एट रेस्ट। तो जब भी चार्ज रेस्ट में होगा दैट थिंग विल बी कॉल्ड व्हाट एवर इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जहां पे कोई करंट नहीं होगा, सिर्फ हम चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चार्जेस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पे देयर विल बी नो करंट, यहां पे कोई करंट नहीं होगा, राइट। नाउ द सेकेंड सेगमेंट इज व्हाट एवर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स जहां भी आता है दैट डिफाइंस व्हाट एवर मोशन, वो हमेशा मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोशन की अगर हम बात करें, यानी जब भी चार्ज मोशन में होगा, तो ऐसा बच्चों क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया है कि व्हेनेवर चार्ज ट्रैवल्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग व्हाट करंट। तो जब चार्ज मोशन में होगा तो वो क्या कर रहा होगा, वो करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। यानी यहां पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट। एंड सिंस यू आर फैमिलियर विद द करंट, ओम्स लॉ वगैरह आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, वो सारी चीजें एज इट इज यहां पे रिपीट होंगी। तो यू विल फाइंड योर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर, राइट, क्योंकि आपका बचपन आपको याद आ रहा होगा, ऑलमोस्ट वैसी चीजें आपको नजर आएंगी यहां पे। अब अगर करंट है तो आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये भी आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पे आपको सोलेनोइड के बारे में पढ़ाया गया होगा कि हाँ यह सोलेनोइड है और उसमें अगर करंट है तो उसके वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां पे आपको मैग्नेटिज्म भी पढ़ाया जाएगा। देन द नेक्स्ट चैप्टर विल कम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहां पे हम मैग्नेट को मूव करा करके, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवा करके करंट को कंस्टिट्यूट करेंगे। तो करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड हियर ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड द कॉइल। तो यहां पे करंट को हम जनरेट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड देन विल बी डिस्कसिंग आउट ऑल्टरनेटिंग करंट। AC was just a definition in class 10th, जब आपने पढ़ा होगा कि हाँ यार किस टाइप ऑफ करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता रहता है, राइट। DC क्या होता है आपका, फिक्स होता है। तो AC का डेफिनेशन से पढ़ाया जाता है कहां पे, क्लास 10 के अंदर। तो जैसे आपको 11th में वेक्टर्स पढ़ाया गया, वेक्टर का डेफिनेशन आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन वेक्टर कितना बड़ा चैप्टर था, याद आया ना। तो AC भी अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर, राइट। एंड देन यहां पे आखिरी चैप्टर होगा बुक 1 का, दैट इज व्हाट एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो EM waves are going to come. तो दिस इज मतलब गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ व्हाट एवर बुक 1। अब अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो आपका है ये दो चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रोस्टैट इज देयर इनटू टू चैप्टर्स, एनसीईआरटी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ठीक है। ये आपका एक चैप्टर है, ये भी आपका दो चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है, और ये भी आपका एक चैप्टर है, राइट। यानी इन टोटल देयर आर 8 चैप्टर्स इन एनसीईआरटी बुक 1। एंड ट्रस्ट मी,
पूरी 12th फिजिक्स यही है, क्योंकि जो बुक 2 है ना उसको फिनिश करने में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 मंथ लगेगा, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, that is the maximum time frame I'm giving you. And book 2 is very easy because you are going to study optics, lens formula आपका वही mirror lens सारा आएगा आपका, right? And then you will be discussing about the modern physics, यानी पूरा आपका atomic structure, nuclear physics, ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में पढ़ोगे, तो पूरा आपका सेगमेंट जो है ना थ्योरेटिकल है और कुछ पढ़ा हुआ सेगमेंट है. सो दिस इज द रीजन वी ऑलवेज टेक, मतलब कि टेक वेरी लेसर टाइम इन वाइंडिंग अप बुक 2. तो आपने जो मेहनत करनी है, जो आपने एफर्ट डालना है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक 1 के ऊपर डालना है. यानी चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो सीबीएसई हो, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न होगा न्यूमेरिकल के अंदर या कॉन्सेप्चुअल के अंदर, वो सारा यहीं पे होगा, यहीं से सब कुछ आता है. अगर मैं देखो ना छोटा सा फिगर आपको दे दूं, इलेक्ट्रोस्टैट से नीट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं. दिस इज फॉर नीट, राइट? और जेई की बात कर लूं तो 2 क्वेश्चन यहां से होता है, 3 नहीं आता बट 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं, क्योंकि जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 आते हैं इंक्लूडिंग 11th एंड 12th फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, और नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए यहां पे मतलब कि इन जनरल 3 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैट का दिखेगा. बॉटम लाइन में बहुत रेयर होता है ऐसा कि जब आपको 2 क्वेश्चन यहां से दिखेगा, लेकिन नीट में यहां से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं. दैट मींस 4 into 3 12 मार्क्स यहां से, या जेई की बात कर लो तो 8 मार्क्स आप यहां से आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है. करंट की हम बात करें तो वंस अगेन यहां पे नीट में 2 और जेई में आपका यहां पे एक क्वेश्चन आता है. मैग्नेटिक्स में अगर हम बात करें नीट में तो यहां पे 3 और यहां पे कम से कम 2, यहां पे इसमें भी 2 और इसमें भी 2 आता है. एसी में यहां पे एक ईएम वेव कभी आता और कभी नहीं आता. ईएम वेव वैसे ही बहुत छोटा चैप्टर है, जैसे हमने क्लास 11th में सॉलिड किया था, इट वाज मोर अबाउट थ्योरेटिकल और बहुत बेसिक छोटा चैप्टर था. सिमिलरली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर. क्लियर है? तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्लियर है? Although I'll give you the entire notes in PDF, ठीक है ना, बट स्टिल व्हाट आई वांट की जो डेफिनेशंस वगैरह वो आप साथ साथ लिखते जाओ अपने हैंडराइटिंग में भी, ठीक है. आपको पीडीएफ नोट्स ये वाला भी शेयर कर दूंगा मैं, जो मैं लिखवाऊंगा वो भी शेयर कर दूंगा, बट स्टिल साथ साथ लिखते रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी, राइट? तो लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में. इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स where we have to deal with the charges, where we have to deal with the charges which are at rest, which are at rest. सब कुछ यहां पे चार्ज के आसपास से रिवॉल्व करेगा. चार्ज को हम इन जनरल स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? चार्ज का ऐसा कोई बेसिक डेफिनेशन भी नहीं होता. व्हाट वी से कि चार्ज इज द इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. क्या है ये? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इनवेरिएंट का बेटे मतलब क्या होता है? जो किसी भी फैक्टर से वेरी ना करे, यानी कोई भी फैक्टर कहीं पे भी चार्ज को वेरी ना करा सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि चार्ज इज व्हाट एवर इनवेरिएंट. लॉजिक क्लियर है? अब देखो ना, फिजिक्स में जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो देखो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क आना चाहिए कि चल चार्ज है. आपको ये जानने का पूरा हक बनता है कि चार्ज कैसे आया, किसने पहली बार सोचा होगा, तभी तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा ना. तो देखो चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को सबसे पहले एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स, नॉट साइंटिस्ट, फिलोसफर थे. क्योंकि हम ये बात आज की नहीं कर रहे हैं, हम ये बात 300 बीसी की कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ करता था. थेल्स वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अट्रैक्शन और रिपल्सन जैसी चीज को पहली बार ऑब्जर्व किया, राइट? बट
इन्होंने ये नहीं बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है, इन्होंने ये नहीं बताया, मतलब प्रॉपर्टीज को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन को ऑब्जर्व किया और 10-20 लोगों को बिठा के बता दिया कि देख भाई मैंने ये बात ऑब्जर्व की है और ऐसा होता है, ठीक है ना। बट चार्ज को ढूंढ नहीं पाए या उसको नाम नहीं दे पाए। थेल्स के बाद देन देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट, नाउ चार्ल्स वाज द साइंटिस्ट, और चार्ल्स ने हमें बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है, वन इज विट्रियस एंड द सेकेंड वन इज वॉट एवर रेजिनस। सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन क्योंकि हम पुरानी बात कर रहे हैं तो पहले की बातों को भी जानना उतना ही जरूरी है। तो चार्ल्स ने बताया कि चार्ज दो टाइप का होता है, विट्रियस एंड रेजिनस। लेकिन चार्ज के प्रॉपर्टीज के बाद प्रॉपर्टीज को ना ढंग से चार्ल्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चार्ल्स के बाद एक और साइंटिस्ट है, आपको पता है फिजिक्स में सब चलता रहता है, तो एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, राइट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, ठीक है, एंड फाइनली इनको चार्ज का रियल डिस्कवरर बोला गया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया ये नाम मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ही हैज चेंज द नेम। तो चेंज क्या किया, इसको कह दिया पॉजिटिव और इसको कह दिया नेगेटिव, राइट। तो ऐसा एक क्वेश्चन जमाने पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द ओल्डर नेम ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए आपको तो सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो दिस इज द रीजन विल बी कवरिंग अप ईच एंड एवरी टॉपिक राइट फ्रॉम द स्क्रैच। एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, नो डाउट टाइम लगेगा बट हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, इफ यू हैव टू सुपर एक्सेल। और आज का अखबार पढ़ लिया होगा आपने कि 2022 में कोई भी सिलेबस कट नहीं होगा, बिकॉज आज ही अखबार में है, न्यूज़पेपर में है, आप पढ़ना। जैसे 2021 में देयर वाज अ रिलीफ, 25-30% सिलेबस को कम कर दिया गया, बट देयर इज नो रिलीफ इन 2022 सिंस जो स्कूल हैं वो ऑलरेडी हमको पता लग चुका कि भाई कैसे पढ़ाना है। अगर ऑनलाइन में पढ़ाना पड़े तो कोर्स को कैसे कवर करना, नाउ दे नो। तो आपके टाइम में फुल सिलेबस आएगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका वो इंटर एग्जाम, राइट। एनीहाउ, तो अब अगर बच्चे हम यहाँ पे आगे मूव करें तो वी नो दिस की लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब अगर हम चार्ज के बारे में और बात करें तो ध्यान से सुनना, यहां पे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ चार्ज की, फिर हम बात करेंगे कि चार्ज इज एट रेस्ट की, फिर हम बात करेंगे चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन की, फिर हम बात करेंगे चार्ज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, और इसके आउटकम को डिस्कस करेंगे कि भाई जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, जैसे मास के साथ हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड जुड़ा होता है, एवरी मास मस्ट बी होल्डिंग अप सम ग्रेविटेशनल फील्ड दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है ना। हर मास के सराउंडिंग में चाहे अर्थ हो, आप हो, चाहे बेशक हमारा वीक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बट सिंस वी हैव अ मास वी हैव आवर ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसी तरीके से चार्ज के साथ हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट यू शुड नो दिस थिंग कि चार्ज का अपना एक ऑरा होगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। फिर हम यहां पे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, फिर हम बात करेंगे रेडिएशन ऑफ एनर्जी की, राइट। जब भी चार्ज रेस्ट में होगा तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ होगा ही होगा। अब अगर चार्ज रेस्ट में है, ध्यान सुनना, अगर चार्ज रेस्ट में है तो करंट तो आएगा नहीं, और जब करंट नहीं आएगा तो भाई वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो कोई एनर्जी भी रिलीज नहीं होगा। वंस चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्योंकि चार्ज है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। चार्ज होने का मतलब ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, इट इज ऑब्वियस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, चार्ज है मोशन में है तो करंट भी होगा, और करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बट यहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होती।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज आ जाए तो क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, एंड सिंस चार्ज इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो यहां पे एनर्जी भी रिलीज होगी। यानी एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमेशा एनर्जी रिलीज करता है। सो व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इट ऑलवेज रिलीजेस एनर्जी। और ऐसा आप रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक में पढ़ चुके हो कि भैया जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो वो एनर्जी लूज करता करता कहां फॉल कर जाता है, न्यूक्लियस। ठीक है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। और एक्सेलरेशन होने का मतलब हो गया कि भाई वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उसको आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। लॉजिक क्लियर है? चले आगे, कोई परेशानी? अच्छा, तो अब अगर बच्चों फर्दर हम बात करें यहां पे, तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये तो बहुत कॉमन सा आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, एंड दैट इज व्हाट आवर कूलम। सो कूलम इज द व्हाट आवर एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट इज ईएसयू, याद रखिएगा, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर आप इसको स्टैट कूलम भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैट कूलम, या फिर इसको आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये तीनों के तीनों आपके क्या है, सीजीएस यूनिट है। तो इधर यू कैन से इट ईएसयू, और यू कैन से इट स्टैट कूलम, और यू कैन से इट व्हाटएवर फ्रैंकलिन। क्लियर है बच्चों? चले आगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये सीजीएस यूनिट होगा और अगर ये एसआई यूनिट होगा तो इनके बीच में कुछ कन्वर्जन होना चाहिए। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो पता है ना आपको, तो यहां भी कन्वर्जन होना चाहिए ना। तो कन्वर्जन क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 1 कूलम इज ऑलवेज इक्वल टू 3 into 10⁻⁹ ESU। सो दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। तो ये आपका बच्चों कन्वर्जन फैक्टर हो गया, राइट। अब अगर हम फर्दर बात करें यहां पे, तो यहां पे we'll talk about one more unit and that is called whatever Faraday। तो Faraday was the scientist जिन्होंने अपना यहाँ पे एक और यूनिट दिया कि 1 Faraday is equal to 96500 coulombs। तो कायदे से अगर बच्चे हम बात कर लें, and suppose if you have to measure the charge, then Faraday is going to be biggest unit of charge। चार्ज को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट कौन होगा, फैराडे। सबसे छोटा यूनिट अगर हम बात कर लें तो सबसे छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हो गया, ईएसयू, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लॉजिक क्लियर है? ऐसा यूनिट इज व्हाट एवर कूलम, राइट। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द व्हाट एवर चार्ज जो हमने एनालाइज किया। अगर हम डायमेंशन की बात कर ले तो डायमेंशन भी वी कैन ऑल्सो राइट, क्योंकि सिंस आपको पता है कि चार्ज को आप क्या लिखते हो, करंट इनटू टाइम लिखते हो ना, एंड करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ कौन कौन से होते हैं? लेट्स रिकॉल द चाइल्डहुड, मास, टाइम, कितने होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी? 7। ठीक है ना, जैसे भैया 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड होते हैं ना, तो वैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो तुमने मास, लेंथ, टाइम, आगे कौन सा? चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। हाँ जी, योर टर्न। हाँ, केल्विन, केल्विन होता, टेम्परेचर इज देयर। हाँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर हो गया। हाँ, कौन सा? करंट, कैंडल, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और एम्पियर, करंट हो गया, ठीक है। और एक और रह गया, मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। बट करंट इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट किसी और चीज से नहीं बना, करंट इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। फंडामेंटल हम वो बोलते हैं जो किसी भी चीज से नहीं बना होता, तो करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे इसके डायमेंशन की बात कर ले तो भाई इसका डायमेंशन क्या होगा, ए इंटू टी। लॉजिक क्लियर है? चले आगे।
देखो अब अगर हम यहाँ पे फर्दर बात करें तो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू चार्ज पार्टिकल्स और उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इट इज ऑब्वियस कि सारे बच्चों को हर पार्टिकल का चार्ज और सिंबल पता होता है। तो कुछ कॉमन पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में विल डिस्कस। जैसे अगर हम बात कर लें तो वी कैन स्टार्ट विद प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है बच्चे? 1h1। चार्ज क्या होता है? प्लस ई। अगर हम इलेक्ट्रॉन के सिंबल की बात कर लें, दिस इज -1e0, चार्ज इज व्हाट एवर प्लस ई, सॉरी माइनस ई, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट हाइड्रोजन, ये सिंबल यूज करते हैं प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन अ सेम मैनर यहां पे विल टॉक अबाउट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सिंबल 0 and 1, चार्ज 0। देन विल बी टॉकिंग अबाउट ड्यूट्रॉन, symbol 1s2, charge plus E. Then we'll talk about triton, 1s3, charge is plus E. So deuteron, triton are the particles. These are not the isotopes. Clear है? ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम की हम बात नहीं कर रहे। We are talking about the particles. So these all are the whatever particles. तो अब अगर बेटा फर्दर बात करें यहाँ पे, then we talk about alpha particle. Symbol is 2He4, charge is +2e. Then we'll talk about beta particle. Symbol is -1e0, इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्जेस -e. Then we'll be talking about gamma particle. तो गामा की अगर हम बात कर लें तो 0 gamma 0, चार्जेस 0. Then we talk about neutrino. Neutrino 0 nu 0, charges 0. Then we'll talk about antineutrino. ये बिल्कुल कॉमन पार्टिकल्स हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंबल इज दिस, चार्ज इज 0। देन विल बी टॉकिंग अबाउट पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, +1e0, चार्ज इज प्लस, राइट। So these all are the very common particles, and you should know about the symbol and the charges for these particles, right? देखो ना, यहां से what we can conclude out, we all know this कि gamma is a massless particle. Since gamma is a massless particle, charge is 0. Neutrino is a massless particle. सुनते और आराम से, टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले फोकस करो यहां पे, सब कुछ सीखो। न्यूट्रिनो इज अ massless particle, चार्जेस 0। एंटी न्यूट्रिनो मासलेस है, चार्ज क्या हो गया? 0। फोटोन मासलेस होता है, चार्ज क्या होता है उसके ऊपर? 0। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि जो मासलेस होगा उस पर चार्ज होगा ही नहीं। यानी somehow somewhere we can say this thing कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, यानी चार्ज के होने के लिए मास का होना जरूरी है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। व्हाई? बिकॉज अगर आप यहां पे देखते हो तो न्यूट्रॉन हैज अ मास बट द चार्ज इज 0। योर बॉडी हैज अ मास बट राइट नाउ योर चार्ज इज 0। लॉजिक क्लियर है? तो चार्ज है तो मास तो होगा ही होगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट मास इज नॉट ऑलवेज एसोसिएटेड विद चार्ज। लॉजिक क्लियर है? अब लिख लो। दिस इज पॉजिट्रॉन, +1e0, चार्ज इज +1। चले बच्चों आगे चले। देखो नाउ, अब अगर बेटा फर्दर बात करें हम यहाँ पे, तो
now we'll discuss about that how the body gets charged. How the body gets charged. भाई किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आए, राइट? What we say in general that whenever there is an excess or deficit of electrons in a body takes place, then your body becomes charged. यानी किसी भी बॉडी पे, जैसे सपोज अगर मैं अपने खुद के बॉडी के बारे में बात करूं तो राइट नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल. मेरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है? इक्वल है, राइट? अगर मैं अपने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं देन माय बॉडी विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. अगर मैं कहीं से अपने बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को लेके आ जाऊं देन माय बॉडी इज गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज. तो इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना? तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन को बॉडी से ट्रांसफर कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन पे बॉडी चार्ज को लेके आ सकते हो या भेज सकते हो. प्रोटॉन कभी भी बॉडी से ट्रांसफर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे रिदेश पे गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है? अब रिदेश को मुझे मारना है. तो रिदेश मान लो डी चौक में मुझे दिख गया. अब मैं ऑफ कोर्स हेवी बिल्ट वाला आदमी हूँ, रिदेश बच्चा सा चूजा सा है बिल्कुल, ठीक है ना? डी चौक में पकड़ दो चार चाटे मार दिए. लेकिन अगर मान लो रिदेश अपने घर में हो और फिर मैं प्लान करूं कि मुझे रिदेश को मारना है, तो क्या मेरे में हिम्मत होगी? नहीं होगी. क्यों? रिदेश का भाई भी वहां पे होगा, रिदेश के पापा भी होंगे, चाचा भी हो सकते हैं, ताया भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मेरे लिए रिदेश को मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लेकिन मतलब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है. मैं भी 10 गुंडों को लेके जाऊंगा, AK-47 लेके जाऊंगा, तो पापा बोलेंगे एक काम करो सर, मार लो, आपको कोई बात नहीं, जान से मत मारना, 2-4 चाटे लगा लो, कोई बात नहीं. तो कहने का मतलब क्या है कि रिदेश जो डीसी चौक में घूम रहा था ना, वो इलेक्ट्रॉन था. इलेक्ट्रॉन बॉडी में मोबिलाइज होता है, आपको पता है. इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर बॉडी. बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉन को बॉडी से ट्रांसफर कर सकते हो. प्रोटॉन कौन है? प्रोटॉन वो रिदेश था जो घर में बैठा हुआ था. यानी नॉर्मल प्रोसेस जाके मैं उसको अकेले हिट नहीं कर सकता था, लेकिन एबनॉर्मलिटी वाज देयर कि भाई मैं AK-47 के चला गया तो मैं मार के आ भी जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो उसी तरीके से ऐसा नहीं कि प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते, बट प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए यू हैव टू परफॉर्म न्यूक्लियर रिएक्शन. आपको एटम बम फोड़ना पड़ेगा. तो चार्जिंग के लिए हम बम थोड़ी ना फोड़ेंगे. तो इसलिए दिस इज द रीजन, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है. इलेक्ट्रॉन ही बॉडी से बाहर निकलता है. कोई भी बोले कि प्रोटॉन बाहर निकलता है, भैया प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकल सकता इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. क्लियर है? लिख लो. whenever there is an excess or deficit of electrons in a body takes place then the body become charged. देखो, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो यहां पे चार्ज क्या होगा? 0. इसका मास क्या होगा? m. मान लो यहां पे इस बॉडी के साथ कुछ छेड़खानी की आपने. छेड़खानी करने के बाद Ne becomes greater than Np, तो चार्ज यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव, है ना? क्योंकि Ne Np से ज्यादा हो गया, यानी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आया होगा. भाई Ne Np से बड़ा कब होगा? अपने आप तो होगा नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, राइट? तो इस केस में बॉडी का मास भी स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है. राइट? कई बार ऐसा कॉन्सेप्चुअल देखा गया कि बच्चों से पूछा जाता है कि डज चार्जिंग अफेक्ट द मास ऑफ अ बॉडी? तो भाई बहुत ज्यादा इफेक्ट तो डालेगा नहीं. द चेंज इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की औकात ही कितनी होती है, मतलब मास ही कितना होता है. तो भाई कहने का मतलब क्या हो गया? लेकिन इफ समवन इज आस्किंग इंटेंशनली देन योर आंसर शुड बी यस, मास चेंजेस, बट दैट चेंज इज इनसिग्निफिकेंट.
क्लियर है? तो यहां पे मास क्या होगा आपका, स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपका एनी लेस देन एनपी हो गया, दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन गया, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, प्रोटॉन के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं होती, प्रोटॉन जितना आपके बॉडी के अंदर है उतना ही रहेगा, राइट? नाउ इन दिस केस योर चार्ज विल बिकम पॉजिटिव एंड हियर द मास स्लाइटली डिक्रीजेस, ठीक है ना? अब इन इलेक्ट्रॉन को भेजने का और लाने का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये भी एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन को बॉडी पे लेके आ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को बॉडी से लेके जा सकते हो। तो देयर आर मेथड दैट विल डिस्कस लेटर, राइट? अब देखो ना, फर्दर अगर हम बात कर ले, यहां पे मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी पे चार्ज Q है, उस बॉडी के अंदर ऑब्वियसली सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम यहां पे चार्ज की बात कर लें तो इट इज माइनस ई इंटू एनई प्लस ई इंटू एनपी प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 0 इंटू एनएन। आई हैव डिफाइंड द टोटल चार्ज। भाई अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, माइनस ई इंटू 10। 10 प्रोटॉन है तो क्या लिखोगे, प्लस ई इंटू 10। तो नंबर्स गिवन थे, मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो वंस आई डिड दैट, यहां पे आप ई को कॉमन ले सकते हो and you will be having np minus e. So this is the kind of basic mathematical expression you are going to get. अब यहाँ के बाद आप आसानी से देख के देख सकते हो कि भाई np ne से बड़ा हुआ तो चार्ज आपका पॉजिटिव रहेगा, np इक्वल टू ne होगा तो चार्ज आपका 0 हो जाएगा, और अगर np लेस देन ne हुआ तो इन दैट केस योर चार्ज विल बिकम नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट हियर। क्लियर है बच्चों? चलें आगे, लिख लो। Okay. So now we'll move ahead and we'll be discussing out about the numerical, that is a solved example of NCERT. तो एक सॉल्व एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑफ कोर्स एक कप पानी का मेजरमेंट गिवन नहीं था, बट फिजिक्स में कभी भी अगर हम एक कप की बात करें, चाहे कप उसमें दूध हो पानी हो, कप का मेजरमेंट हमेशा हम 250 में लेते हैं। लॉजिक क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी मेजरमेंट गिवन नहीं था, तो इट इज ऑब्वियस थिंग कि जहां पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स में कप बोल दिया, इसका मतलब उसमें लिक्विड कितना होगा, 250 ml होगा। कप का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो 250 ml होता है, राइट? तो हमें निकालना क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। सो व्हाट वी डू हियर, तो इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन द नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, 250 डिवाइड बाई 18, ये तो पता ही है आपको। भाई मास ऑफ वाटर गिवन है 250, मॉलिक्यूलर मास 18, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा क्या बेटा? हाँ वॉल्यूम गिवन था ना क्या बेटा, वो 250 माल 250 ग्राम इक्विवेलेंट होता है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? 250 ग्राम उसको ले सकते हैं, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल आपका ये आ गया 250 डिवाइड बाई 18। अब यहां से अगर आप चाहो तो यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26। दिस इज व्हाट वी कैन राइट। तो ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में अर्श आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आप वन मॉलिक्यूल को पियोगे तो आपके बॉडी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा,
वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? डंडा वंडा मंगाऊं? स्वागत करिए आज पहले दिन ही। हाँ भाई 10। यार ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन के 2, क्या सोच रहे हो? H2O। भाई ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 था, तो 2, 8 + 2 10। तो यानी अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²4। ठीक है ना? तो कई बार यहां पे आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। तो क्या करेंगे इसमें हम फर्दर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है आपको, तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। जो ई होता है ना, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो पानी पिला। Logic clear है? So this is there in, I guess, this is the solved example number 2. आज जब एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिख जाएगा, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम एनसीईआरटी एडिशनल, राइट? एनसीईआरटी ने हमें ये बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बने होते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्या, कुछ तो होना चाहिए ना। तो एनसीईआरटी ने हमें बताया कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर एक सब पार्टिकल होता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्क। क्वार्क इज अ सब पार्टिकल। सब पार्टिकल बच्चा कभी भी फ्री मैटर में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली यहां पे आ सकता है, यहां पे आप इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हो कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा गलती से यहां पे स्पेस में आ जाए। लेकिन कभी भी जो सब पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कभी भी बाहर नहीं निकलते। यानी इफ क्वार्क इज देयर, तो वो क्वार्क आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ही रिसाइड करेगा। ठीक है? तो दी आर द सब पार्टिकल। पार्टिकल यानी क्या बोलते हैं? सब पार्टिकल बोलते हैं। तो क्वार्क बच्चे दो टाइप का होता है, ऐसा हमें एनसीईआरटी ने बताया। अप क्वार्क जिसपे चार्ज होता है बेटा +2/3। डाउन क्वार्क कायदे से अगर हम सबसे छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें तो हमें क्या पता है? वो ई इज द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड। यही पढ़ा ना आपने? ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम सबसे छोटा चार्ज मानते हैं। बट आप यहां पे देख लो, उससे भी छोटा, +2/3 -1/3। बट इसको सबसे छोटा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये बाहर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ही होता है। तो दिस इज द रीजन इसको हम सबसे छोटा नहीं मानते, बिकॉज दीज आर द सब पार्टिकल। तो देखो एनसीईआरटी ने हमें बताया कि भाई क्वार्क दो टाइप के होते हैं, बट क्वार्क का टाइप नहीं होता, क्वार्क का फ्लेवर्स होता है। तो विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ठीक है ना? नॉट इन सीबीएसई, नॉट इन एंट्रेंस। एनआईसी और एनआईआई दोनों है, मतलब नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए। तो फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क, पहला अप, दूसरा डाउन, तीसरा टॉप, चौथा बॉटम, पांचवा चार्म, छठा आपका स्ट्रेंज होता है। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो अप, टॉप और चार्म, इन तीनों पे चार्ज होता है +2/3। ठीक है ना? डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज, इन तीनों पे चार्ज होता है -1/3। ठीक है जी? अब ध्यान सुनिए,
तो एनसीईआरटी ने हमें बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 3 क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं। कितने? 3। प्रोटॉन में भी 3, न्यूट्रॉन में भी 3। इलेक्ट्रॉन में क्वार्क हमें अभी तक नहीं मिला है, बट इट इज बिलीव दैट कि जिस दिन इलेक्ट्रॉन में क्वार्क मिला, वी विल बी एटलीस्ट आइडेंटिफाइंग 5 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क ओवर देयर। तो 5 क्वार्क हमें मिलेंगे, मान 5 टाइप के क्वार्क। ठीक है, फिलहाल हमें सिर्फ क्या मिला हुआ है? अप एंड डाउन। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोटॉन में टोटल क्वार्क कितने होते हैं? 3। न्यूट्रॉन में टोटल क्वार्क कितने होंगे? 3। एनसीईआरटी ने आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन किया कि आप बताओ कि प्रोटॉन में कितने अप और कितने डाउन होंगे, और न्यूट्रॉन में भी कितने अप और कितने डाउन क्वार्क होंगे। सो वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। मान लो अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं, लेट्स से देयर इज अ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ अप क्वार्क, x इज द नंबर ऑफ अप क्वार्क, तो 3 माइनस x जो होगा दैट इज द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क इन केस ऑफ व्हाट एवर प्रोटॉन। तो अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो अप क्वार्क का टोटल चार्ज प्रोटॉन में क्या हो गया? x इंटू 2/3, क्योंकि अप क्वार्क पे चार्ज क्या होता है? 2/3 होता है, मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 माइनस एक्स इंटू -1/3e। ठीक है जी, दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क। अब अप और डाउन दोनों को मिला लोगे तो प्रोटॉन पे टोटल चार्ज होता कितना है? प्लस ही, यही तो होता है ना। तो भाई ये इन दोनों का समेशन ही तो होगा। यहां पे इसको किससे इक्वेट करोगे आप? प्लस ई से। प्लस ई से इक्वेट करने के बाद आपको पता है भाई यहां पे ई ई ई कैंसिल। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x का आंसर यहां से आएगा 2। x क्या आ गया? 2। यानी अप क्वार्क 2 तो डाउन क्वार्क क्या हो जाएगा? यानी प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क होगा और 1 डाउन क्वार्क होगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हो बच्चों, तो न्यूट्रॉन में भी आप ये मान के चलते तो यहां पे चार्ज को क्या पुट करते? 0। न्यूट्रॉन में यहां पे चार्ज को क्या पुट करोगे? 0, और 0 पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि जब हम बात करेंगे प्रोटॉन के अंदर तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, जब आप बात करोगे न्यूट्रॉन के अंदर तो 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। उल्टा होता है, राइट। तो न्यूट्रॉन वाले में इफेक्टिव चार्ज यहां पे क्या आएगा? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन पे प्लस ही था इसलिए प्लस ही पुट किया, न्यूट्रॉन पे 0 होगा इसलिए हमने यहां पे 0 रखना है, और जब 0 रख के सॉल्व करोगे तो आंसर 1 और 2 आएगा। क्लियर है? तुम्हारे चेहरे पे इतना बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क क्यों दिख रहा है? पूछो, क्या नहीं आया इसमें बताओ। मतलब ये समझ में आया? पहले ये समझ में आ गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क होते हैं। मतलब जैसे तुम्हारे बॉडी के अंदर भी कुछ है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ होगा, और वो कुछ क्या होगा? ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर, राइट। क्वेश्चन ये था बच्चे कि जो प्रोटॉन है ना वो टोटल 3 क्वार्क का बना हुआ है। 3 क्वार्क इंक्लूसिव ऑफ अप एंड डाउन। आपको ये बताना था कि प्रोटॉन के अंदर कितने अप क्वार्क होंगे और कितने डाउन क्वार्क होंगे। लॉजिक क्लियर है? आप सपोज कि भाई मान लो अप क्वार्क कितने होंगे? x, तो क्योंकि टोटल क्वार्क ही 3 है तो डाउन क्वार्क कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो x इंटू 2/3 होगा, क्योंकि अप क्वार्क पे चार्ज क्या है? प्लस 2/3, तो x इंटू 2/3 प्लस डाउन क्वार्क पे चार्ज क्या है? -1/3, और डाउन क्वार्क है कितना? 3 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया। अब ये अप और डाउन दोनों मिला के टोटल चार्ज प्रोटॉन पे रिजल्टिंग क्या होगा? वो तो हमें पता ही है, प्लस ही। इक्वेट किया, बन गया इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं इसको, जो हमें 7th 8th में पहली बार पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ई को कैंसिल किया, इसको भी सॉल्व कर दूं पूरा। कहाँ पे? अब क्लियर है ना? पक्की बात? देख लो, हाँ हाँ, है ना। ये एक्चुअली क्या है कि ना इस पे अभी भी डिस्कवर चल रहा है। बहुत सारे सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, फर्मियंस, बहुत सारे हैं।
ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन पे जो नेट चार्ज आता है ना, वो ये नेट चार्ज आता है, एंड दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अप एंड डाउन बोथ, एंड इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। तभी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एडिशनल में है, राइट। और ईमानदारी से आपको एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि एडिशनल के भी क्वेश्चन सीबीएसई में और एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, और मैं आपको प्रीवियस ईयर में दिखा भी दूंगा आपके तसल्ली के लिए। कल को आप बोलोगे सर एडिशनल क्यों कर रहे हैं, हम स्कूल वाले तो कराते नहीं है, तो आई विल शो यू कि एडिशनल से भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। चले आगे चले। अब बेटा हम बात करेंगे, हमें ये समझ में तो आ गया था कि चार्ज बॉडी पे कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से, ठीक है। बट देयर आर सम सर्टेन मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। तो लिख लीजिएगा, we can develop the charge on the body, we can develop the charge on the body by following three methods, by following three methods. First, friction. Second, induction. थर्ड, कंडक्शन। ठीक है ना। तो आज हम ये तीनों पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन को भी, इंडक्शन को भी और कंडक्शन को भी, राइट। तो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन डेवलप द चार्ज ऑन अ बॉडी। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होगा वो इन तीन तरीके से ही पॉसिबल है, चौथा कोई तरीका नहीं होगा, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब रिलेशन विद द चार्ज, जहां पे चार्ज आएगा उसको हम इलेक्ट्रिसिटी ही बोल देते हैं, राइट। तो इट्स अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शन से एक चीज तो क्लियर है ना कि हमें दो चीजों को रब करना होगा। तो वंस वी रब टू ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, तो व्हाट वी नो कि ग्लास पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे क्या आता है आपका नेगेटिव, यानी ऑफ कोर्स जो ग्लास होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो सिल्क होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑब्जेक्ट दो ही हैं, आपने दोनों को रब किया, तो लेट्स से कि अगर ग्लास ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो सिल्क ने 10 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट किया होगा, राइट। यानी अगर ग्लास पे चार्ज +10 आया तो सिल्क पे चार्ज क्या होगा, -10। यानी एक चीज क्लियर है कि फ्रिक्शन के वजह से अगर कभी भी बॉडी पे चार्ज आया तो वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। क्लियर है। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रब टू ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा वाला गेन करेगा, तो एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू बी आइडेंटिकल, बट चार्ज क्या होंगे, अपोजिट इन साइन। यानी एक चीज हमें समझ में आ गई यहां से कि कभी भी फ्रिक्शन से अगर आप बॉडी को चार्ज करोगे तो दोनों बॉडी के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन। सो देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्शन, राइट। दिस इज द रीजन जब आप विंटर में स्वेटर पहनते हो, स्वेटर खोलते हो, तो आपके हाथ के बाल जो खड़े होते हैं ना, ऐसे सीधे हो जाते हैं, स्ट्रेट, गूज़बम्प्स टाइप्स, ठीक है ना। तो आपके हेयर्स जो स्ट्रेट होते हैं वो चार्जिंग की वजह से होता है, क्योंकि आपके हेयर पे चार्ज और बुल पे चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब ये चाहते हैं कि नहीं भाई बुल को मैं बाउंड करके रखूं अपने साथ, तो जैसे अब आप स्वेटर को बाहर निकालना चाहते हो तो वो अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि देयर इज अ चार्जिंग। लॉजिक क्लियर है। तो देखो ना, यहाँ पे हमें जो बॉडीज के ऊपर जो चार्ज को हमें एनालाइज करना है, हम किसी एलिमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सब्सटेंसेस की बात करेंगे। अब जैसे ग्लास और सिल्क का एग्जांपल लिया, हाउ डू वी नो कि ग्लास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। भाई कैल्शियम होता, NaCl होता तो हम बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो भाई आप नहीं बता पाओगे ना, तो यहाँ के लिए आपको थोड़ा सा रटिफिकेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि इट इज बेस्ड आउट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो ये फ्रिक्शनल ऑर्डर है, अगर आपने ये रट लिया तो आपका काम हो गया, इस पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, एक्सेप्ट
योर फर्स्ट टर्म या फर्स्ट यूटी, बस वही तक पूछा जाएगा, उसके बाद कभी नहीं आएगा। इसमें सबसे पहले बेटा आपका आता है वुल, देन वी राइट फर, फर इज ऑल्सो वुल टाइप ऑफ मटीरियल। फिर आपका यहां पे बच्चे आता है सीलिंग वैक्स, तो सीलिंग वैक्स इज देयर, देन विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लास, फिर हम लेंगे यहां पे सिल्क, फिर हम यहां पे लेंगे रबर, फिर यहां पे नेक्स्ट आएगा बेटा आपका हैंड, हैंड के बाद भी यहां पे आएगा आपका एम्बर, राइट, और लास्ट में बेटा यहां पे आता है आपका एबोनाइट, जिसको मैं यहां लिख देता हूं। लास्ट में कौन आया? एबोनाइट, राइट। अब इस फ्रिक्शनल ऑर्डर को मैंने भी रट रखा है, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया एक तरीके से, तो आपको भी रटना पड़ेगा, आपकी भी मजबूरी है, अगर मार्क्स आना है तो रटना तो पड़ेगा ही। तो इसमें अगर आप किसी भी ऊपर वाले को अगर आप नीचे वाले के साथ रब करते हो तो ऊपर वाले पे हमेशा प्लस और नीचे वाले पे हमेशा क्या आएगा? माइनस। यानी ग्लास और सिल को रब करो तो क्या आएगा? ग्लास पे प्लस, सिल पे माइनस। वुल और ग्लास को रब करो तो वुल पे क्या आएगा? प्लस, ग्लास पे क्या आएगा? माइनस। यानी वुल इज यूनिवर्सल पॉजिटिव, एबोनाइट इज यूनिवर्सल नेगेटिव। जिस मर्जी साथ रब कर लो, एबोनाइट पे हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। तो यानी इतने मटेरियल बहुत होते हैं, अगर इतना भी आपको याद है तो आपका काम स्कूल एग्जाम में चल जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा है, किसी भी ऊपर वाले को नीचे वाले से रब करना है तो उस केस में क्या होगा? आपका यहां पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज व्हाट, कि जो आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी थी कि जब भी आप फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज करोगे तो बॉडी पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अब यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अबाउट अर्थिंग। हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग की बात करेंगे। अर्थिंग इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो आपके घरों में यूज होता है। अर्थिंग वायर बोलते हैं लोग, ठीक है। एक ऐसा वायर जो अर्थ से कनेक्ट हो रहा होता है, उसको हम अर्थिंग वायर बोलते हैं। पर्पस क्या होता है कि भाई घरों में कहीं पे अगर गलती से कोई चार्ज आ जाए तो उसको अर्थ अपने अंदर क्या कर ले? सक कर। तो दिस इज व्हाई वी गिव द अर्थिंग वायर। As a layman, if I'll give a definition for earthing or grounding, then what we write, the process of sharing electron with earth. एकदम सिंपल, एक लाइन में। ग्राउंडिंग का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन विद अर्थ इज नोन एज ग्राउंडिंग और अर्थिंग। कोई भी पूछे एकदम सिंपल तरीके से बताना, हम अर्थ के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। जहां भी अर्थिंग को दिखाना होगा, ये खूबसूरत सा सिंबल आपने यूज करना है। दिस इज द सिंबल फॉर ग्राउंडिंग। एक वायर ले जाके अगर ऐसे दिखा दिया, इसका मतलब आपने ग्राउंडिंग कर दी, ठीक है। आपने एक वायर को जाकर के ग्राउंड में डाल दिया, राइट। तो आप अर्थ को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हो, आप अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हो। लॉजिक क्लियर है? तो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग का मतलब क्या होगा कि सिर्फ अर्थ नहीं लेगा, जरूरत पड़ेगा तो आप अर्थ से ले लोगे, जरूरत पड़ेगा तो आप अर्थ को दे दोगे। तो अर्थ मतलब कि फॉर इलेक्ट्रॉन्स इट इज लाइक अ वर्ल्ड बैंक। जब भी जरूरत पड़ेगा वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकते हो और वर्ल्ड बैंक को पैसा दे सकते हो। तो उसी तरीके से आप अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हो और दे सकते हो, अर्थ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अब अर्थिंग इन जनरल अगर आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली जब घरों में अर्थिंग वायर हम लगाते हैं, तो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? खड्डा वड्डा कर देते हैं बहुत सारा, है ना, पिलर भी डालते हैं और एक स्पेशल खड्डा बनाते हैं जहां पे अर्थिंग वायर के लिए वो खड्डा बना होता है। तो उस खड्डे में हम पता है क्या डालते हैं? वी पुट कोल, वी पुट सोडियम क्लोराइड, यानी इन जनरल सॉल्ट वॉल्ट डाल देते हैं उसके अंदर, राइट। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि भाई जो कोयला होता है ना, आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ग्रेफाइट, ठीक है जी। और मान लो सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो Na+Cl- आ गया।
और अर्थिंग वायर को हम वहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, अर्थिंग वायर की जो सकिंग कैपेसिटी है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। यही रीजन है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट आपके वायर में घरों में फ्लो कर रहा होता है, तब भी दीवार पे कोई चार्ज नहीं आता, क्योंकि अर्थिंग वायर क्या करता है, अपनी तरफ उसको हमेशा सक कर लेता है। लॉजिक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो इसी के ऊपर बेटा एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल है कि व्हीकल कैरिंग हाईली इनफ्लैमेबल मटेरियल ऑलवेज हैज मेटेलिक रोप टचिंग द ग्राउंड। ठीक है ना? अगर हम बात करें तो भाई आपने सिलेंड्रिकल ट्रक्स देखी होंगी जिसके पीछे लिखा होता है हाईली इनफ्लैमेबल। भाई पेट्रोल पंप है ना हर जगह, अब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल कहां से आता है? पाइपलाइन के थ्रू तो आता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इंटरनल पाइपलाइन बना रखा हो और हर पेट्रोल पंप पेट्रोल ऑटोमेटिकली पहुंच रहा हो। तो यू मस्ट बी फाइंडिंग आउट, आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल के ट्रक्स पेट्रोल पंप पे आते हैं एंड वो उसको फ्यूल देके जाता है वहां पे, उसके पीछे के वो शेप कैसा होता है उसका, सिलेंड्रिकल, पीछे लिखा होता है हाईली इनफ्लैमेबल, राइट? तो ऐसे व्हीकल्स में ना यू ऑलवेज बी फाइंडिंग आउट दैट देयर इज अ मेटेलिक रोप जो हमेशा ग्राउंड को टच कर रहा होता है। पर्पस, क्योंकि व्हेन यू ड्राइव अ ट्रक यू जनरेट अ फ्रिक्शन विद एयर, एयर में फ्रिक्शन तो होता ही है, कोई वैक्यूम तो होता नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन इज देयर। तो उससे क्या होता है कि भाई पॉसिबिलिटी होती है कहीं ट्रक पे चार्ज डेवलप ना हो जाए, और अगर चार्ज डेवलप हो गया तो चार्ज कैन कॉज स्पार्क। स्पार्क आपने नोटिस किया होगा, विंटर में कंबलों के अंदर भी स्पार्क दिखता है, ब्लैंकेट के अंदर, ठीक है ना? तो स्पार्क, और स्पार्क आया तो पेट्रोल क्या करेगा आपको पता ही है। तो दिस इज द रीजन वहां पे एक मेटेलिक रोप हमेशा ग्राउंड के टच में होता है कि अगर कोई प्लस चार्ज ट्रक पे आ जाए तो अर्थ से उतना ही इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रल बना दे, या कोई अगर माइनस चार्ज आ जाए तो माइनस चार्ज कहां फ्लो कर जाए, अर्थ के अंदर फ्लो कर जाए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट पेट्रोल एंड डीजल, इट्स अबाउट प्लेन ऑल्सो। एरोप्लेन भी चलता फिरता पेट्रोल ही है, और क्या है वो भी बम का बम ही एक तरीके से, जहां गिरा वहां खत्म। तो उसके व्हील्स को भी हम स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द सेम पर्पस। ठीक है, तो जो प्लेन की जो व्हील्स होती हैं उनको भी जो हम स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं वो इसी वजह से बनाते हैं कि भाई अगर फ्रिक्शन से कोई चार्जिंग वार्जिंग हो तो चार्ज कहां ट्रांसफर हो जाए, आपका अर्थ के अंदर ट्रांसफर हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट आवर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब यहां से मैटर थोड़ा सा लिफ्ट होगा, कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा वो पढ़ने में। इंडक्शन, जहां पे दिमाग यूज होना, अभी तक दिमाग यूज नहीं हुआ। अभी तक हम जो बातें पढ़ रहे थे ये पूरा पूरा सारा क्या था, आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, और थ्योरेटिकली हम बातें कर रहे थे। अब हम बात करेंगे बेटा इंडक्शन। तो इंडक्शन जो है इज अनदर मेथड ऑफ डेवलपिंग द चार्ज ऑन अ बॉडी। तो ये एक तरीके से आपका दूसरा मेथड है। इन इंडक्शन वी कैन डेवलप द चार्ज ऑन अ बॉडी विदाउट टचिंग द बॉडी। फ्रिक्शन में क्या था, ला के रब करेंगे, टचिंग तो होगी ना। यहां पे क्या होगा, कोई टच मच नहीं होगा और चार्ज क्या होगा आपका, डेवलप कर जाएगा। मान लो बेटा यहां पे ना एक मेटेलिक स्फीयर है और यहां पे आप एक ग्लास रॉड ले करके आ गए, ठीक है जी। अब इस ग्लास रॉड के वजह से यहां पे क्या हो, अगर हम इस ग्लास रॉड की वजह से देखें और इस ग्लास पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट विल इट डू है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल था। अगर ये न्यूट्रल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, यानी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यानी कायदे से अगर हम बात कर लें तो अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है। अगर मेटेलिक स्फीयर की बात कर लें तो अभी भी क्या है, ये न्यूट्रल है, चार्ज तो आया नहीं, सिर्फ चार्ज क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर जगह होते हैं, तो चार्जेस यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो एक तरफ माइनस आ गया, तरफ प्लस आ गया। उसका रीजन, क्योंकि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को रिपेल करेगा, तो प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर। नाउ एट द सेकेंड स्टेज व्हाट वी डू हियर, ग्लास को हम यहां पे इंटैक्ट रखते हैं एंड वी डू द अर्थिंग। क्या कर रहे हैं यहां पे, अर्थिंग। अब अर्थिंग करेंगे तो सिंबल अर्थिंग का हमें बनाना पड़ेगा, राइट। सो नाउ इन दिस केस अगर हम बात कर लें तो भाई आपका ये माइनस यहां पे इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि
ये प्लस वाला इसको होल्ड करके रखेगा, और यहां पे क्या हो गया भाई आपका ये प्लस। प्लस कौन होता है? प्रोटॉन्स। तो क्या कभी प्रोटॉन अब अगर ये इसको रिपेल भी कर रहा हो तो क्या ये कभी बॉडी से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा? तो दिस विल पुल आउट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अर्थ। तो जितने प्लस चार्ज यहां पे होंगे ना, उतना ही माइनस चार्ज कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर आ गया तो बच्चों थर्ड स्टेट में यहां पे क्या होगा? तो भाई यहां पे माइनस आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका प्लस प्लस प्लस। अब इधर वाला सारा पार्ट क्या हो गया आपका? न्यूट्रल। और अर्थिंग को आपने यहां से क्या किया? रिमूव कर दिया। अर्थिंग का ये रोल आपने रिमूव कर दिया। अब जैसे इस प्लस वाले को हटाओगे, सो नाउ व्हाट विल हैपन? माइनस चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन इट। तो माइनस चार्ज आपका सिमेट्रिकली यहां पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन डेवलप अ चार्ज ऑन अ बॉडी विदाउट टचिंग द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट एवर इंडक्शन। इवन दाउ द वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। मान लो कि भाई यहां पे आप सिल्क थ्रेड लेके आ गए, सिल्क पे था माइनस, तो यहां क्या आएगा? ये प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, यही होगा ना, और माइनस को रिपेल कर देगा। दूसरे स्टेज में आप क्या करोगे? तो दूसरे फिर से वही क्या बनता है हमारा? अर्थिंग। तो ये आपका माइनस, और यहां पे आपने क्या कर दिया? फिर से अर्थिंग, और यहां क्या था? माइनस इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो कर जाएंगे? अर्थ में। यानी अगर इधर प्लस होगा तो माइनस को ऊपर पुल कर लेगा, और अगर इधर माइनस हो तो माइनस कहां फ्लो कर जाएगा? अर्थ के अंदर। तो थर्ड स्टेज में जब आप इसको यहां पे दिखाओगे तो यहां पे आप सिर्फ प्लस दिखाओगे, राइट, और यहां पे आपका ये माइनस माइनस माइनस, इसको हटा लो, तो ये प्लस चार्ज अपने आप को वापस यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। लॉजिक क्लियर? सो दिस इज हाउ योर इंडक्शन टेक्स प्लेस। यानी आपने ये देख लिया कि इंडक्शन के अंदर भी अगर आपने नेट चार्ज को डेवलप करना है तो आपको अर्थिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या बेटा? चार्ज बॉडी भी चाहिए, और अर्थिंग की हेल्प भी आपको लेनी पड़ेगी, तभी जाके आपका नेट चार्ज वहां पे क्या होगा? डेवलप होगा। अगर अर्थिंग का हेल्प नहीं भी लोगे ना, तो कम से कम दो बॉडीज लेनी पड़ेंगी कि भाई मान लो ये दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी को टच कर दिया, यहां पे कोई मान लो प्लस चार्ज लेके आ गया, तो ये माइनस वाले को इधर अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को रिपेल करेगा। अब इसके बाद इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां से दूर लेके चले जाओ, तो इस पे क्या आ जाएगा? पूरा प्लस, और इस पे क्या आ जाएगा? आपका माइनस। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड व्हाट एवर इंडक्शन। तो इसको हम इंडक्शन कहते हैं। देख लो। चलिए बच्चों आगे चलें, फिर यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। नाउ थिंग्स विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। देखो, यहां पे आपके पास एक मेटेलिक शीट है, राइट। अब शीट का व्यू लोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे मान लो इसका ये रजिस्टर है, राइट, दिस आई एम कंसीडरिंग एज अ मेटेलिक शीट। लेकिन आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ये दिखेगा ना, रियल व्यू ये, बट ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ ये दिख रहा होगा, तो सिर्फ ये दिख रहा है आपको। क्लियर है? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायर, वी आर टॉकिंग अबाउट, क्लियर है? देखो, एंड वी आर कंसीडरिंग दिस एज अ कंडक्टर, कि ये कंडक्टर है आपका, यहां पे आपने एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, ठीक है जी, इंडक्शन तो होगा सिंस इट इज अ कंडक्टर। तो यहां पे माइनस 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 माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू, इधर प्लस प्लस प्लस, तो चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहां पे माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, नेट चार्ज क्या है यहां पे? अभी नेट चार्ज क्या है? जीरो। लॉजिक क्लियर है? तो सिर्फ इंडक्शन से कभी नेट चार्ज डेवलप नहीं होता, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट। अगर हम यहां पे इसकी अर्थिंग कर दें तो धमाल हो जाएगा, तो धमाल होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऊपर आएगा, और ऊपर आके इसको इधर वाले पूरे प्लस को क्या बना देगा? जीरो, और फिर अर्थिंग हटा दो तो इस पे क्या आ जाएगा? चार्ज नेगेटिव। लॉजिक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, किसी भी कंडक्टर में हमेशा लाइक इंडक्शन होता है, यानी जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आप यूज करोगे ना, तो सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। किसी भी कंडक्टर,
यानी मेटल होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर। अगर वो कंडक्टर है तो यहाँ पे जो भी चार्ज आप यूज करोगे वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे अपोजिट डेवलप होगा। हम करंट तो पढ़ नहीं रहे, चार्ज तो कहीं भी आ सकता है, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो। भाई वुल पे आता है ना, फर पे आता है ना, दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट तो कंज्यूम करते नहीं है, बट चार्ज तो कहीं भी आ सकता है ना, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर हो। व्हाट इफ अगर मैं ये कह दूं आपको कि भाई ये कोई इंसुलेटर है, रजिस्टर है, रजिस्टर है, कंडक्टर नहीं है, तो क्या यहां पे सेम अमाउंट ऑफ इंडक्शन होगा? द आंसर इज नो। ठीक है ना, कंडक्टर में हमेशा इक्वल इंडक्शन होगा, लेकिन इस रजिस्टर को कम्बक को यहां पे रख दोगे तो सेम अमाउंट ऑफ इंडक्शन नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कितना होगा, कितना होगा? तो देयर इज वन फॉर्मूला जो आपको अभी याद रखना होगा, बाद में कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैट का ही पार्ट है, वहां पे ना इस फॉर्मूले को डिराइव करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। Q induced is equal to minus Q into 1 minus 1 by K. This K conduct is called dielectric constant. घबराना नहीं है नाम से, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पढ़ते थे ना, तो उसी तरीके से ये एक कांस्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था? हर मीडियम के लिए अलग अलग, वाटर का अलग, ग्लास का अलग, पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। म्यू हमेशा क्या होता था? अलग अलग। तो उसी तरीके से डायरेक्टरी कांस्टेंट हर मीडियम, हर मटेरियल के लिए अलग अलग। फॉर कंडक्टर K इज ऑलवेज इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए K क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट। अब ये होता है आपका ये अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी आर यूजिंग हियर फॉर इंडक्शन। तो अगर मान लो ये कंडक्टर होता तो यहां पे K को क्या पुट करते आप? इंफिनिटी। तो Q इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी इज 0, तो इंड्यूस चार्ज क्या हो गया? माइनस Q। अब आपको समझ में आया कि कंडक्टर में लाइक इंडक्शन क्यों होगा? लॉजिक क्लियर है? फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना है, बाद में प्रूफ बताऊंगा, प्रूफ भी आप ही करोगे, आपसे ही कराऊंगा, आपको फिलहाल सिर्फ ये याद रखना है। तो फंडा शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि कंडक्टर में हमेशा लाइक इंडक्शन होगा। क्यों होगा उसका रीजन दे दिया मैंने। डायरेक्ट्रिक कौन, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है ना। अभी एक लेक्चर के बाद जब हम कूलम्स पे पहुंचेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, मीडियम नहीं, हर मटीरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी होता था ना, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी हर मटेरियल के लिए अलग अलग। तो उसी तरीके से भाई वुल होगा तो के कुछ और होगा, फर होगा तो के कुछ और होगा, ग्लास होगा तो के कुछ और होगा, सबके लिए के की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। के इज 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के 1 होता है। कंडक्टर के लिए के इनफाइनाइट होता है। बाकी मान लो जैसे कोई डायरेक्ट्रिक आपने यूज किया, लेट्स से कि इसके लिए के की वैल्यू 5 है, मान लिया सपोज कि के 5 है, तो अगर के 5 है तो क्यू इंड्यूस की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई 5, यानी क्या आ जाएगा ये? माइनस 4 क्यू बाई 5। यानी यहां पे जब आप माइनस साइन दिखाओगे तो इस माइनस साइन का मैग्नीट्यूड माइनस 4 क्यू बाई 5, और इस प्लस साइन का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप? प्लस 4 क्यू बाई 5। लॉजिक क्लियर है? ये बातें किताबों में नहीं है, ठीक है ना, ये इसको जरूर लिखना। इससे पहले वाला पार्ट आपको बुक में मिलेगा, बट ये आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कराया है। अगर आप उससे पूछोगे क्या सर ये सीबीएसई में आएगा, तो भैया नहीं आएगा, नॉट इन सीबीएसई। मैं हर उस टॉपिक पे दैट इज नॉट रिलेवेंट टू सीबीएसई, इट्स माय हैबिट दैट आई ऑलवेज पुट एनआईसी। एनआईसी मींस कि ये सीबीएसई में नहीं आ सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। तो इट्स अ प्योर एंट्रेंस स्टफ। और याद रहे जो भी चीजें बता रहा हूं 11th वाली गलती रिपीट नहीं करनी, जो भी पढ़ा रहा हूं सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। क्लियर है यहां तक? निखिल समझ में आ गया बेटा? रितेश कुमार मास्क का है भाई, मास्क उस पहन के बैठे हैं क्लास में।
फिर ना के नीचे रख लो, कोई इशू नहीं। किसके लिए? हाँ सबके लिए, सबके लिए। कोई कंडक्टर मतलब के इनफिनिटी हो गया ना, चाहे दुनिया कोई भी कंडक्टर हो, के इज ऑलवेज इनफिनिट। समझ गया ना? कंडक्टर मतलब कोई भी कंडक्टर, एल्युमिनियम, कॉपर, जो मर्जी ले लो, हर कंडक्टर के क्या होगा आपका? इनफिनिट। तो दिस इज द रीजन आई टॉट यू कि जो आपका कंडक्टर होगा उसमें हमेशा लाइक इंडक्शन होगा। दो चार्ज आप लोगे, वही चार्ज सामने नेगेटिव आ जाएगा एज इट इज। बट इफ इट इज डाइलेक्ट्रिक तो उस केस में क्या होगा आपका? अलग होगा। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक का निकनेम हो गया तरीके से यार, इंसुलेटर याद रखना। इंसुलेटर का भैया निकनेम क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक। तो घबराना नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला हमें ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि के सबके लिए अलग अलग होता है। के हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। के 1 कब होगा? एयर और वैक्यूम के लिए। अदरवाइज फॉर ऑल मटेरियल के इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है ना? चले आगे चले। नाउ we'll be talking about distribution of charge. Distribution of charge by the help of principle of induction. आप फुल फॉर्म लिखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन को फॉलो करके अब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे। राइट? वंस अगेन दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन सीबीएसई, एनआईसी। ठीक है? ये प्योर एंट्रेंस स्टफ है, एंट्रेंस में ही आएगा। और जब ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आता है तो बच्चों के हाथ वहां फूल रहे होते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, जबकि होता बहुत आसान है। बहुत आसान होता है, देखना भी। अब आप खुद करोगे। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाता हूं और फिर देखना, एकदम एक क्वेश्चन के बाद आप चैंपियन बन जाओगे। नाउ देयर आर 3 प्लेट्स। अभी तक हमने क्या लिया था? सिर्फ एक प्लेट और एक प्लस क्यू चार्ज दिया था। अब यहाँ पे कितने प्लेट है आपके पास? 3 प्लेट है। एक पे चार्ज दे दिया मैंने +2q, यहां चार्ज दे दिया मैंने -2q। ठीक है जी? दिस प्लेट गॉट 6 सर्फेसेस, 6 सर्फेस होंगे भाई। एक रजिस्टर का एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, 2। उसी तरीके से इसके भी 2, इसके भी 2। तो कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। आपसे पूछा जाता है कि सारे फेस पे चार्ज बताओ कितना होगा। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द फेसेस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। सवाल ये उठता है कि आप घबरा जाओगे? नहीं घबराना, एकदम सिंपल तरीके से को सॉल्व करेंगे और एकदम मजा आ जाएगा। जब आप चार्ज को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, 2 चार्जेस यहां पे गिवन है, आप एक चार्ज को ना भूल जाओ। ये आपको अभी दिखना नहीं चाहिए, इसको गायब कर दो यहां से। नहीं दिख रहा है ना? होते हुए भी नहीं दिखना चाहिए, आपने इसको गायब कर दिया। जब गायब किया, इस प्लेट पे चार्ज क्या था? +2q। दैट मींस कि +q इधर होगा और +q इधर होगा, क्योंकि चार्ज हमेशा एक सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो +q एक तरफ, +q एक तरफ। इस +q के सामने ये वाला फेस है और कंडक्टर है, तो इक्वल इंडक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। कंडक्टर है तो इक्वल इंडक्शन होगा। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे? -q। यहां पे क्या लिखोगे आप? +q। जब यहां +q आए तो फिर यहां भी -q और यहां भी क्या आ जाएगा? +q। लॉजिक क्लियर है क्या बेटा? क्योंकि +2q आपने दिया था ना, दिस द चार्ज गिवन। तो जो चार्ज गिवन होगा वही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज प्लेट था। ये दोनों, ये चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था अभी। राइट? जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, तो अब इन सबको भूल जाओ, अब ये सब नजर नहीं आना चाहिए। अब आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है? -2q। ध्यान से सुनना, इधर -q, इधर -q। तो -2q को आपने क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर ये -q है तो यहां क्या आएगा? +q। यहां क्या आएगा? -q। यहां क्या आएगा? +q। यहां क्या आएगा? -q। यानी इसकी वजह से इंडक्शन देखा। ऊपर वाला बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए आपको। पहले जब हमने +2q को लेकर के इंडक्शन किया तो उस टाइम पे -2q हमें नहीं दिखा। जब -2q को लेके करेंगे तो बाकी भी हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद
यहां पे टोटल चार्ज क्या हो गया भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। यहां टोटल चार्ज क्या हो गया, प्लस 2q। यहां टोटल क्या हो गया, माइनस 2q। यहां क्या हो गया, प्लस 2q। यहां क्या हो गया, माइनस 2q। यहां क्या आ गया, 0। खत्म क्वेश्चन। आया समझ में, क्लियर है। तो बहुत पेशेंटली आपने सॉल्व करना है और एकदम आसान। अब तो तुम लोग कोई सा भी कर लोगे, मतलब आई बिलीव। पहले ऊपर कर लिया ना, जब ऊपर कर तो ऊपर नजर नहीं आना चाहिए। अभी माइनस 2q देखो, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर माइनस क्यू। अभी ऊपर नजर ना आए तो सामने क्या आना चाहिए, प्लस क्यू। फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस क्यू। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस क्यू। अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। अभी आप ये खुद करोगे। यहाँ प्लस 2q है एंड यहाँ पे प्लस क्यू है, और यहाँ पे मन नहीं माना तो मैंने इसकी अर्थिंग भी कर दी, मतलब छेड़खानी करूंगा तो पूरी करूंगा, ठीक है ना। अर्थिंग भी कर दी है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। आपको बताना है कि हर फेस पे यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑन फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, फेस 6। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज appearing on each of the faces। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से अप्रोच करना है कि जब पहले प्लस 2q को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें प्लस q नजर नहीं आना चाहिए, जब प्लस q को करेंगे तो हमें फिर प्लस 2q नजर नहीं आएगा। एंड फॉलोइंग दैट कॉन्सेप्ट यू नीड टू रीच एट द आंसर। पहले यहाँ पे प्लस क्यू, फिर यहाँ पे माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू और यहाँ पे 0। जो अर्थ है उस पर चार्ज आ ही नहीं सकता। कलर बदल दिया क्या? बदल दिया अपने हाथ में। तो यहाँ पे चार्ज आ गया 0। अब प्लस 2 का काम खत्म, क्या बचा, प्लस क्यू। अब ये ऊपर वाला कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए, तो भाई यहाँ पे प्लस क्यू बाई 2, प्लस क्यू बाई 2, माइनस क्यू बाई 2, 0, माइनस क्यू बाई 2 और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस क्यू बाई 2। तो फर्स्ट फेज पे चार्ज क्या आएगा, 3q बाई 2। सेकेंड पे क्या आएगा, q बाई 2। थर्ड पे क्या आएगा, माइनस q बाई 2। फोर्थ पे क्या आएगा, 3q बाई 2। फिफ्थ पे क्या आएगा, माइनस 3q बाई 2 और लास्ट में 0। सबका आ गया था, पक्की बात, झूठ मत बोलना, झूठ बोलना पाप होता है। सक्षम आ गया था, चले आगे चले। नाउ द रियल टेस्ट, अब आएगा मजा एकदम नेक्स्ट लेवल। चलो जी, यहां दे दिया प्लस क्यू, यहां दे दिया प्लस 2q। ये बीच वाला ना कंबक्ट डाइलेक्ट्रिक आ गया, k इज इक्वल टू 3। ठीक है, बीच वाला क्या है, डाइलेक्ट्रिक, जिंदगी के मजे के लिए। और इस डाइलेक्ट्रिक की कंबक्ट अर्थिंग भी कर दी, ठीक है ना। वेरिएशन डाल रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, कि ताकि जो फंडामेंटल हो ना आपका बिल्कुल क्लियर हो सके। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक चीजें रिटेन नहीं होंगी, तो इसलिए वेरिएशन डाला है। ये दोनों कंडक्टर है, बट बीच वाला क्या है, इंसुलेटर है। इट्स अ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट। सो अगेन यू विल हैव टू फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच ऑफ द सर्फेस। तो देखा जाए यहां पे, दिस इज प्लस क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 2। तो ये क्या होगा कंबक्ट, ये हो जाएगा आपका Q इंड्यूस इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस क्यू, बट माइनस क्यू यहाँ पे क्या है आपका, Q बाई 2 है, 1 माइनस 1 बाई 3। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, माइनस 2q बाई 6, कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा। दैट मीन्स माइनस क्यू बाई 3, कुछ ऐसा आ गया। यानी यहां पे जो इंडक्शन होगा वो चेक कर लेना, माइनस क्यू बाई 3 होगा। यहां पे अर्थ है भाई, क्या करूं मैं, जहां पे अर्थिंग वहां पे चार्ज। अब यहां पे देखें तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, क्योंकि ये अब आगे नहीं जाएगा, यहां से इंडक्शन फर्दर आगे नहीं होगा, तो इस पे प्लस क्यू और इसका भी इंडक्शन फर्दर यहां पे नहीं होगा। सो द आंसर इज
यहाँ पे सीधा प्लस क्यू बाई टू, ये भी प्लस क्यू बाई टू, ये माइनस क्यू बाई थ्री, ये 0, ये क्यू और ये क्यू, खत्म। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? ठीक है, तो इसको फिर आज हम यहां तक रह देते हैं। ठीक है, आई एम कीपिंग द लेक्चर टिल इंडक्शन। सो आई विल शेयर वन शीट विद यू। अभी आपको एक असाइनमेंट में दे देता हूँ जो आपने कल प्रैक्टिस करके लाने जाना हर हालत में। दैट विल बी बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेस्ड होगा, हालांकि कुछ उसमें खास न्यूमेरिकल नहीं होगा। यू विल बी फाइंडिंग आउट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बट स्टिल यू मस्ट ट्राई दोज क्वेश्चन एंड उसको सॉल्व करके लेके आना, राइट? कल यहाँ के बाद हम आगे मूव करेंगे एंड व्हाट आई एम टारगेटिंग कि कल आपका कूलम्स लॉ तो मैं सारा खत्म करवा दूंगा। यानी इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडक्शन के बाद आपका कंडक्शन आएगा, कंडक्शन के बाद विल बी टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, कूलम्स लॉ, और कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो टाइम टेबल फिक्स रहेगा 12 बजे का। ठीक है, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग कि अभी जैसे अभी क्लासेस ऑनलाइन है, तो होपफुली आई विल बी कीपिंग 3 मोर एक्स्ट्रा क्लासेस नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है आपका। क्योंकि थोड़ा सा हमारा सेशन लेट था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आज पढ़ाया ना मैंने सुबह सुबह, तो देख के टेंशन हो गई कि भाई सिलेबस हमें जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर चीज़ें लेट नहीं होंगी। हम लेट है तो हमें चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। तो दिस द रीजन आई प्लान 3 एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर फिजिक्स अपार्ट फ्रॉम सैटरडे संडे। सैटरडे संडे तो फिक्स है ही है, ठीक है ना, बट कमिंग वीक में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम 3 दिन मिलेंगे और तीनों दिन मैं क्लास रखूंगा एंड तीनों दिन हम कोर्स को आगे लेके चलेंगे। सो व्हाट इज माय टारगेट कि बाय नेक्स्ट वीकेंड ये कम से कम एनसीईआरटी चैप्टर 1 को खत्म करने के आसपास है। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मेरा सिलेबस हमेशा आपके स्कूल सिलेबस से आगे चले, कि ताकि आपको स्कूल में कोई दिक्कत ना आए किसी भी टाइम।